बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल यूपी फिजिक्स 11 में। अभी तक हम लोगों ने समझा कि किसी निकाय की स्वतंत्र कोटियों की संख्या क्या प्रदर्शित करती है और हमने ऊर्जा का समविभाजन नियम समझा। तो स्वतंत्र कोटियों की संख्या, किसी निकाय की स्वतंत्र कोटियों की संख्या हमें यह बताती है कि उस निकाय का प्रत्येक कण या कहें वो निकाय कितनी स्वतंत्र विधियों से ऊर्जा का वितरण या कहें विनिमय कर सकता है, या फिर वो कण या निकाय की कितनी स्वतंत्र तरीके से गतियां संभव हैं। तो कोई भी कण जो है सामान्य रूप से एक्स अक्ष, वाई अक्ष या जेड अक्ष के अंदर से गति करता है, तो ये स्थानांतरीय गति से संबंधित जो है स्वतंत्र कोटियां हो जाती हैं। और यदि वो घूर्णन कर रहा होता है, यदि उसका घूर्णन भी संभव है, तो उस निकाय के घूर्णन के आधार पर भी स्वतंत्र कोटियों की संख्या ज्ञात की जाती है, जैसा कि हम लोग सीख चुके हैं। फिर उसके बाद ऊर्जा का विभाजन नियम, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और इसके अनुसार किसी निकाय का मतलब हमारे यहां गैस है, किसी निकाय या गैस से की जो कुल आंतरिक ऊर्जा होती है, किसी निकाय या गैस की जो कुल आंतरिक ऊर्जा होती है, वो उसकी स्वतंत्र कोटियों में समान रूप से वितरित हो जाती है। यदि मान लिया निकाय का ताप T है और वो तापीय साम्यावस्था में है, तो प्रत्येक कोटि से संबद्ध, प्रत्येक स्वतंत्र कोटि से संबद्ध कण, प्रतिकण ऊर्जा का मान जो होता है वो हाफ kT होता है। यानी प्रत्येक स्वतंत्र कोटि से संबद्ध प्रतिकण औसत आंतरिक ऊर्जा का मान हाफ kT होता है। और यहां पर K क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन नियतांक है। ये मैंने आज भी लिख रखा है, बहुत आसान है, थोड़ा प्रैक्टिस करनी है और लिख करके देखना है कि आप अपने शब्दों में उसको लिखना है। क्या लिखना है? किसी निकाय गैस की कुल आंतरिक ऊर्जा उसकी स्वतंत्र कोटियों में समान रूप से वितरित हो जाती है या वितरित होती है। परम ताप T पर तापीय साम्यावस्था में प्रत्येक स्वतंत्र कोटि से संबद्ध प्रतिकण औसत आंतरिक ऊर्जा 1/2 kT होती है। और बता दीजिए कि K जो है यहां पर बोल्ट्जमैन नियतांक है। पूरा नियम बिल्कुल सही तरीके से लिखा जा सकेगा। ये हमने देखिए नोट कर रखा है। किसी निकाय गैस की कुल आंतरिक ऊर्जा उसकी सभी स्वतंत्र कोटियों में समान रूप से वितरित होती है तथा परम ताप T पर तापीय साम्यावस्था में प्रत्येक स्वतंत्र कोटि से संबद्ध प्रतिकण औसत आंतरिक ऊर्जा जो होती है वो हाफ kT होती है, जहां K जो है बोल्ट्जमैन नियतांक है। आज जो हम समझने जा रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान से समझेंगे तो बहुत आसान भी लगेगा। तो आइए आज हम बात करेंगे किसी आदर्श गैस की कुल आंतरिक ऊर्जा की पहले, और फिर हम बात करेंगे गैस की विशिष्ट ऊष्माओं का जो है अंतर निकालेंगे और उसका अनुपात भी निकालेंगे। इसी ऊर्जा के समविभाजन नियम का भी प्रयोग करेंगे और ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का भी प्रयोग करेंगे। तो किसी भी निकाय या गैस की जो आंतरिक ऊर्जा है वो हमें मालूम है कि ऊर्जा के समविभाजन नियम के आधार पर प्रत्येक स्वतंत्र कोटि से संबद्ध प्रतिकण औसत आंतरिक ऊर्जा का मान हाफ kT होता है। यदि मान लिया उस कण की स्वतंत्र कोटियों की संख्या F है तो इसको F से और गुणा हो जाएगा, मतलब 1/2 F kT हो जाएगा। क्योंकि हम बात जनरल करने जा रहे हैं तो हम उस गैस के, उस आदर्श गैस के मान लिया म्यू मोल ले लेंगे। और हमें यह भी मालूम है कि जो है एक मोल में, किसी गैस के एक मोल में
सामान्य दाब और ताप पर जो अणुओं की संख्या होती है वो एवोगैड्रो नंबर कहलाती है, और वो कैपिटल एन से हम प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि यहां पर हम प्रति कण की बात कर रहे हैं, तो कणों की संख्या पता कर लें हम कि किसी गैस के यदि हमारे म्यू मोल दिए गए हैं और एक मोल में कितने कण होते हैं, एन होते हैं, एवोगैड्रो नंबर के बराबर होते हैं, तो म्यू मोल में कितने टोटल कण हो जाएंगे या कहें अणु हो जाएंगे, म्यू गुणा एन हो जाएंगे। और एक कण की जो औसत आंतरिक ऊर्जा होती है वो हमें मालूम है कि हाफ केटी होती है, और यदि उसकी जो स्वतंत्र कोटियों की संख्या यफ होगी तो 1/2 1/2 यफ केटी हो जाएगी। और इससे हम जितनी गैस हमारे पास है, जितने मोल गैस है उसमें अणुओं की संख्या पता करके हम उस गैस की कुल आंतरिक ऊर्जा निकाल पाएंगे। और यहां पर यह भी ध्यान रखना है, किसी भी आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल ताप पर निर्भर करती है, अर्थात कहें कि केवल आंतरिक ऊर्जा जो है वो केवल गतिज ऊर्जा ही होती है। किसी आदर्श गैस के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को शून्य माना जाता है, अर्थात अणुओं की स्थितिज ऊर्जा शून्य ले ली जाती है। किसी भी आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा जो होती है उसकी गतिज ऊर्जा अणुओं की गतिज ऊर्जा के बराबर ही होती है, और गतिज ऊर्जा ताप पर निर्भर करती है। इसीलिए हम यहां पर जो है आंतरिक ऊर्जा का मतलब हुआ कि उस गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा। तो आइए देखिए, शुरुआत करते हैं। ऊर्जा के समविभाजन नियम के अनुसार आदर्श गैस की प्रति अणु औसत आंतरिक ऊर्जा जो है 1/2 यफ केटी होती है। यहां यफ कण की स्वतंत्र कोटियां हैं, कोटियों की संख्या है। हमने देखो यहां पर लिख रखा है कि प्रत्येक स्वतंत्र कोटि से संबंध प्रति कण औसत आंतरिक ऊर्जा जो है वो हाफ केटी होती है। क्योंकि इस कण की जो है स्वतंत्र कोटियों की संख्या हमने यफ ली है, तो उस कण की औसत आंतरिक ऊर्जा 1/2 यफ केटी हो गई। यदि किसी आदर्श गैस के म्यू मोल कितने लिए, म्यू मोल लिए जाएं तो म्यू मोल में गैस के अणुओं की संख्या बराबर हो जाएगी म्यू गुणा एन। ये क्या है, एन क्या है, एवोगैड्रो नंबर है। एन क्या है, आवोगाद्रो संख्या। क्योंकि एक मोल में, किसी गैस के एक मोल में अणुओं की जो संख्या होती है सामान्य ताप और दाब पर, वो होती है एवोगाद्रो संख्या के बराबर। हमने म्यू मोल लिए थे, तो म्यू मोल में कितने अणु होंगे, कितने अणु होंगे, और एक अणु की जो औसत आंतरिक ऊर्जा इतनी है। तो इस तरह से किसी आदर्श गैस की कुल आंतरिक ऊर्जा कैसे कितनी होगी भाई, एक अणु की इतनी है औसत आंतरिक ऊर्जा, उसमें इतने अणु हैं, क्योंकि हमने गैस कितनी ली है, म्यू मोल ली है। इसलिए जो है गैस के अणुओं की कुल आंतरिक ऊर्जा, यानी जितने सारे अणु हैं उनकी टोटल मिला के जो आंतरिक ऊर्जा है वो हम यहां पर सूत्र लिख देंगे। अतः आदर्श गैस के अणुओं की कुल आंतरिक ऊर्जा जो है, कुल आंतरिक ऊर्जा बराबर हो जाएगी, इसको हमें इससे और गुणा करना पड़ेगा क्योंकि ये एक अणु की औसत आंतरिक ऊर्जा है, ये सारे अणुओं की फिर पता लग जाएगी जितने भी अणु उसमें मौजूद हैं। तो ये हो गया 1/2 एफ के टी गुणा म्यू एन। अब इसको जरा हम दूसरे ढंग से लिख लेते हैं, इस सूत्र को। कुल औसत आंतरिक ऊर्जा आ गई है और इसको हम
आंतरिक ऊर्जा को हम यू से रिप्रेजेंट करेंगे 1/2 यफ, है ना। के म्यू तो लिखा ही रहेगा, म्यू पहले लिख लेते हैं, म्यू यफ, यहां पर लिखेंगे के इंटू एन। के बोल्ट्जमैन नियतांक है, एन जो है अवोगाद्रो संख्या है, और इंटू टी। तो के इंटू एन का मान जो होता है वो आर के बराबर होता है, गैस नियतांक। तो ये आ गया हमारा किसी भी गैस के अणुओं की कुल आंतरिक ऊर्जा का, कुल औसत आंतरिक ऊर्जा हो गई है। और यहां पर हमने म्यू क्या लिया है, उस गैस के मोलों की संख्या है, कितने मोल गैस ली गई है। एफ जो है स्वतंत्र कोटियों की संख्या है, आर जो है वो गैस नियतांक है। आर क्या है, गैस नियतांक। म्यू क्या है, मोलों की संख्या, कितने मोल गैस ली गई है। और एफ क्या है, स्वतंत्र कोटियों की संख्या। तो ये हमारा एक जनरल फार्मूला आ गया है किसी भी आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा के लिए। अब हम इस सूत्र की सहायता से गैसों की विशिष्ट ऊष्माओं पर अनुप्रयोग करेंगे, और पहले हम आदर्श गैस की मोलर विशिष्ट ऊष्माओं का अंतर पता करेंगे। मोलर का मतलब ग्राम अणुक विशिष्ट ऊष्माएं भी हैं। तो पहले हम, और जो अंतर आएगा उसको हम मेयर का सूत्र भी कहते हैं, और वो मेयर का सूत्र है सीपी माइनस सीबी बराबर आर के। सीपी क्या है मालूम होगा, ये स्थिर दाब पर गैस की मोलर विशिष्ट ऊष्मा है। सीबी क्या है, स्थिर आयतन पर गैस की मोलर विशिष्ट ऊष्मा है। और ये आर जो है गैस नियतांक है। तो ये सूत्र हम निकालने जा रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट सूत्र है। तो अब यहां पर हम क्या लेंगे, 1 मोल लेंगे। तो माना किसी आदर्श गैस के 1 मोल को स्थिर आयतन पर गर्म किया जाता है। जिससे उसका उसके ताप में वृद्धि dt हो जाती है। अतः गैस को दी गई ऊष्मा Q बराबर हो जाएगी 1 मोल है गुणा CV, और ताप में वृद्धि कितनी हुई dt। तो Q का मान हो गया CV dt। स्थिर आयतन पर हमने ऊष्मा को दिया है, क्योंकि आयतन स्थिर है। अतः जो है गैस कोई कार्य नहीं करेगी, गैस का प्रसार तो होगा नहीं। तो जो है इस सूत्र को हमें प्रयोग करना है। इसको यहां पर लिख लेते हैं, Q बराबर हो जाएगा 1/2 म्यू एफ आर टी। ये क्योंकि गैस के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, परिवर्तन नहीं है, अतः गैस द्वारा किया गया कार्य W बराबर हो जाएगा 0 के। अतः ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से ऊष्मा
गतिकी के प्रथम नियम से Q बराबर क्या होता है, du प्लस W। Q का मान कितना है, CV dt, du प्लस W। W का मान 0 लिख दीजिए डायरेक्ट, तो du बराबर हो गया CV dt। ये समीकरण नंबर 1 हो गई। हम मेयर का सूत्र या कहीं आदर्श गैस की मोलर विशिष्ट ऊष्माओं का अंतर निकालने जा रहे हैं। अब क्या होगा, अब गैस को, उसी गैस को स्थिर दाब पर ऊष्मा दी जाती है, जिससे उसका ताप, उसके ताप में डेल्टा टी की वृद्धि होती है। यहां पर भी ताप में वृद्धि वही है, लेकिन ये अब स्थिर दाब पर ऊष्मा दी जा रही है, अर्थात गैस में प्रसार होगा, उसका आयतन बढ़ेगा। क्योंकि मान लिया वायुमंडलीय दाब पर हम गैस को गर्म कर रहे हैं। ये हमने सिचुएशन पहले भी बताई थी। जैसे मान लिया ये कोई सिलेंडर है जिसमें गैस भरी है, ये पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है। अब यहां पर कुछ दाब रखे गए हैं, भार रखे गए हैं कि नहीं, मतलब इसमें गैस भरी है और हमने ऊष्मा प्रदान की इसको। वायुमंडलीय दाब है, तो जब हम ऊष्मा प्रदान करेंगे तो ये जो पिस्टन है वे बाहर की तरफ खिसकेगा, ऊष्मा लेकर के गैस में प्रसार होगा, अर्थात उसका आयतन परिवर्तित होगा, अर्थात कहें हम गैस कार्य भी करेगी यहां पर, है ना। अतः गैस को दी गई ऊष्मा Q बराबर हो जाएगी 1 इंटू CP इंटू डेल्टा टी। तो Q का मान तो हो गया CP डेल्टा टी, डेल्टा टी की जगह dt लिखेंगे क्योंकि हमने ताप में वृद्धि dt ली है। यहां गैस बाह्य दाब के विरुद्ध कार्य भी करती है, अतः करती है यदि गैस के आयतन में वृद्धि डेल्टा V हो तो किया गया कार्य, गैस द्वारा किया गया कार्य, यहां पर गैस कार्य कर रही है, किया गया कार्य, क्योंकि गैस का प्रसार हो रहा है, W बराबर हो जाएगा P dV। इतना कार्य गैस करेगी। अब ऊष्मा गतिकी का हम प्रथम नियम फिर से लगाएंगे, अतः ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से Q बराबर होता है du प्लस W। कार्य Q का मान है CP dt, U अभी ऐसे लिखा रहने दीजिए, कार्य हो रहा है P dV। इतना, ये हमारी जो है समीकरण नंबर 2 हो गई। ये du क्या है, ये है आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। और क्योंकि हमने आदर्श गैस ली है, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल और केवल ताप पर निर्भर करती है। तो पहले जब हमने गैस को गर्म किया था स्थिर आयतन पर, तो वहां भी ताप में कितना परिवर्तन हुआ था, dt ही हुआ था, और इस बार भी ताप में परिवर्तन dt ही हो रहा है। अर्थात पहले केस में, पहली प्रक्रिया में जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हुआ वही परिवर्तन दूसरी प्रक्रिया में भी होगा, क्योंकि ताप में वृद्धि समान है। तो यहां पर लिखेंगे चूंकि दोनों प्रक्रियाओं में ताप में वृद्धि
dt समान है। अतः आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा जो होगी, ऊर्जा में आंतरिक ऊर्जा du में वृद्धि समान होगी। यानी du का मान जो है वो यही रहेगा, Cv इंटू dt। अतः समीकरण 1 में से 2 में du का मान रखने पर, समीकरण 2 से du का, समीकरण 1 से du का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखिए समीकरण 1 से में जो du का मान है वो समीकरण 2 में रख देते हैं, तो देखिए क्या हमें फार्मूला प्राप्त होता है। Cp dt बराबर हो जाएगा Cv dt P dV, ये हुआ। अच्छा, अब हम इसको इधर ले आते हैं, Cp dt माइनस Cv dt बराबर हो जाएगा P dV। इसको हम यहां dt कॉमन ले सकते हैं, तो Cp माइनस Cv dt बराबर हो गया P dV। समीकरण नंबर 3 हो गई। अब हम 1 मोल के लिए आदर्श गैस की अवस्था समीकरण लिखेंगे। गैस के, आदर्श गैस है ये, गैस के 1 मोल के लिए, 1 मोल के लिए अवस्था समीकरण PV बराबर होता है RT। NRT म्यू RT होता है, तो यहां पर मोल की संख्या 1 है, तो ये हो गया। इस समीकरण को जो है हम स्थिर दाब पर, इस समीकरण को नियत दाब पर अवकलन करने पर, इस समीकरण का नियत दाब पर अवकलन करने पर क्या हमें मिलेगा? दाब हमने नियत रखा है P dV बराबर हो जाएगा R dt, तो P dV की जगह पर हम R dt लिख देंगे, ये जो समीकरण आएगी। अतः समीकरण 3 से Cp माइनस Cv इंटू dt बराबर हो जाएगा R dt। देखिए dt और dt कट गया, तो Cp माइनस Cv बराबर है R। यही हमारा मेयर का सूत्र है, इसे मेयर का सूत्र कहते हैं। और यही गैस की मोलर विशिष्ट ऊष्माओं में संबंध है कि गैस की स्थिर दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा और गैस की स्थिर आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा का अंतर जो है वो गैस नियतांक के बराबर होता है। और हमें इस सूत्र का प्रयोग करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि Cp, Cv और R के मात्रक समान होने चाहिए। ये हमारा सूत्र निकल करके आ गया है, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। इसके बारे में थोड़ा हम यहां पर नोट कर देते हैं। Cp माइनस Cv बराबर R, इस सूत्र का प्रयोग करते समय कोई न्यूमेरिकल वगैरह लगाना है, सभी राशियों के मात्रक समान होने चाहिए। तो यहां पर जरा समझ लीजिए, R का मान तो मालूम है आपको, 8.31 जूल पर मोल
केल्विन होता है ना, और 4.18 जूल बराबर होता है 1 कैलोरी के। तो इतने जूल कितने कैलोरी के बराबर होगा, यह निकाल लीजिए। तो 1 जूल जो है बराबर होगा 1/4.18 कैलोरी के। तो 8.31 जूल जो है बराबर हो जाएगा 8.31/4.18 कैलोरी। तो अतः आर का मान जो है जूल में तो इतना है, कैलोरी में इतना आ जाएगा। इसको भाग देंगे तो 1.99 कैलोरी आता है, या कहें 2 कैलोरी। तो कैलोरी में आर का मान जो है वो 2 है, और जूल में और इसको वही मोल केल्विन लिखेंगे। तो ये देखिए आर का मान जो है जूल में इतना है और कैलोरी में इतना है। देखिए आर के मान हमने दोनों बता दिए हैं। अब सीपी और सीबी का मान भाई या तो जूल में दिया रहेगा या फिर कैलोरी में दिया होगा। तो उसी के आधार पर हम आर का मान प्रयोग करेंगे। आर का मान जूल में इतना है, कैलोरी में इतना है। अब हम अगला टॉपिक ले रहे हैं जो है कि गैसों की मोलर विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात। अभी हमने अंतर निकाला था विशिष्ट ऊष्माओं का, अब हम अनुपात निकालेंगे। गैसों की मोलर विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात दूसरा टॉपिक है। गैसों की मोलर विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात। हम यहां पर जो विभिन्न गैसें हैं हमारी, एक परमाणु, द्विपरमाणु और बहुपरमाणु गैसों की विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात ज्ञात करेंगे। तो ये सूत्र हमारा लिखा हुआ है, देखिए ये इसी का प्रयोग करेंगे हैं। और हम लिखेंगे हम जानते हैं कि म्यू मोल आदर्श गैस की परम ताप T पर कुल आंतरिक ऊर्जा जो है, ऊर्जा U बराबर होती है 1/2 म्यू FRT। ये अब यदि हम इसको ताप के सापेक्ष अवकलन कर दें, करने पर तो हमें प्राप्त हो जाएगा, इसको मिटा देते हैं, dt बराबर हो जाएगा 1/2 म्यू FR। यदि किसी आदर्श गैस को नियत आयतन पर ऊष्मा दी जाए जिससे उसके ताप में वृद्धि dt हो, तो Q बराबर हो जाती है CV इंटू dt। ये देखिए, तो ऊष्मा का मात्रा हो गई, ऊष्मा बराबर हो गई CV इंटू dt। अब हम जो है यहां पर फिर से वही ऊष्मा का प्रथम नियम प्रयोग करेंगे।
नियत आयतन पर हमने गर्म किया है गैस को, है ना। उष्मा गतिकी के प्रथम नियम से देखिए कार्य यहां पर शून्य होगा। Q बराबर होता है du प्लस W। Q का मान हो गया Cv dt बराबर हो गया du प्लस 0। तो Cv का मान क्या हो गया? Cv बराबर हो गया du बटे dt। ये समीकरण हमारी 1 थी, ये समीकरण हो गई 2। तो समीकरण 1 और 2 से क्या निष्कर्ष निकला? समीकरण 1 तथा 2 से du बटे dt का मान इतना है, Cv का मान इतना है, अर्थात Cv बराबर जो हो गया, Cv का मान हो गया 1 बटे 2 म्यू एफ आर। ये मान हो गया Cv का। अब Cp का हम निकाल सकते हैं, क्योंकि Cv और Cp में हमें संबंध मालूम है। क्योंकि Cp बराबर क्या होता है? Cp बराबर होता है Cv प्लस आर के। तो Cp बराबर हो गया, Cp का मान है 1 बटे 2 म्यू एफ आर प्लस आर। यहां पर कॉमन ले लीजिए ये आर जो है आर को, तो हमें मिलेगा म्यू एफ बटे 2 प्लस 1 और बाहर आर। ये आ गया Cp का मान, म्यू एफ बटे 2 प्लस 1 और ब्रैकेट में के बाहर आर लिखा हुआ है। अब Cp और Cv का हमने अनुपात निकालना है ना। तो अनुपात निकाल दीजिए। तो Cp बटे Cv बराबर हो जाएगा म्यू एफ बटे 2 प्लस 1 और बटे म्यू एफ बटे 2, म्यू एफ आर बटे 2। ये Cv का मान है। तो R और R तो कट जाएंगे, इसको हल कर लीजिए। तो ये आ जाएगा म्यू एफ प्लस 2 बटे 2 ऊपर और बटे म्यू एफ बटे 2। तो ये तो कट गया, तो हमारा आया म्यू एफ प्लस 2 बटे म्यू एफ। तो Cp बटे Cv का जनरल फार्मूला एक प्राप्त हो गया है हमें। Cp बटे Cv बराबर हो गया, इसको जो है तोड़ दीजिए, तो म्यू एफ बटे म्यू एफ प्लस 2 बटे म्यू एफ। तो ये आ गया 1 प्लस 2 बटे म्यू एफ। ये Cp बटे Cv का मान आ गया। अब हम विभिन्न गैसों के लिए अलग अलग Cp Cv का अनुपात ज्ञात करेंगे। ये जनरल फार्मूला आ गया, इसी जनरल फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक परमाणु गैस लेते हैं। एक परमाणु गैस के लिए, तो एक परमाणु गैस के लिए देखिए हमें मालूम होना चाहिए कि, और 1 मोल भी ले रहे हैं, है ना। 1 मोल ले रहे हैं, तो म्यू का मान हमने 1 ले लिया। एफ जो होता है स्वतंत्र कोटियों की संख्या एक परमाणु गैस के लिए 3 होती है। तो हम निकालने जा रहे हैं Cp पहले, है ना। Cv पहले निकालें। Cv बराबर है 1 बटे 2 म्यू एफ आर। देखिए या तो इसी सूत्र में हम कर लें और Cp Cv का मान निकाल लें, और नहीं तो देखिए डिटेल में हम समझा रहे हैं। तो ये हो गया। अब इसमें मान रखिए 1 बटे 2 गुणा 1 गुणा एफ 3, और आर का मान जो है वो 2 होता है कैलोरी के टर्म में, तो हम यहां पर 2 लिख देते हैं। आर का मान 2 है, यहां पर लिख दीजिए आर बराबर है 2 कैलोरी। तो 2 से 2 कट गया, ये आ गया 3। Cv का मान आ गया 3। अब Cp का मान निकालिए। Cp बराबर होता है Cv प्लस आर, है ना। Cv, और चाहे तो हमने जो अभी सूत्र निकाला था उसके आधार पर निकाल लीजिए। Cp बराबर होता है Cv प्लस आर। तो ये हमारा Cv का मान 3 है, R का मान 2 है, तो ये हो गया 5। तो Cp एक परमाणु गैस के लिए Cp बटे Cv बराबर हो गया 5 बटे 3,
बराबर 1.67। ये विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात है जिसको कि हम गामा कहते हैं। गामा बराबर एक परमाणु गैस के लिए CpCv यानी गामा बराबर होता है 1.67। अब देखिए द्विपरमाणु गैस के लिए निकालिए। दूसरा है हमारा द्विपरमाणुक गैस के लिए। द्विपरमाणु गैस के लिए CpCv देखिए म्यू बराबर 1 है, F बराबर 5 है और R का मान तो 2 ही कैलोरी रखेंगे हम। तो पहले Cv निकाल लीजिए। Cv बराबर हो जाएगा 1/2 म्यू F R है, 1/2 1 इंटू F की वैल्यू 5 है, R की वैल्यू 2 है, 2 2 कट गया तो Cv बराबर हो गया 5 के। Cp बराबर हो गया Cv प्लस R के, तो Cv का मान 5 आया है, R का मान 2, तो ये हो गया 7। तो द्विपरमाणु गैस के लिए CpCv का अनुपात Cp/Cv बराबर हो गया 7/5, 1.4। ये है गामा का मान द्विपरमाणु गैस के लिए। अब त्रिपरमाणु गैस के लिए निकालते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा बहुपरमाणु गैस के लिए। हम यहां पर 3 परमाणुओं के लिए निकाले, 3 परमाणु पहली गैस के लिए। तो यहां पर म्यू बराबर 1 है, 1 है, F बराबर 6 है और जो है हमारा R का मान 2 कैलोरी लेना है हमें। तो पहले Cv ही निकालिए। Cv बराबर होता है 1/2 म्यू F R है, तो 1/2 म्यू 1, F की वैल्यू 6, R की वैल्यू 2, 2 से 2 कट गया, ये आ गया 6। Cv का मान आ गया 6। Cp बराबर होता है Cv प्लस R के, तो Cv का मान 6 प्लस R का मान 2, तो ये हो गया आपका 8। तो Cp/Cv बराबर हो गया 8/6, 2 चौके 8, 2 3 6, तो ये हो गया 4/3 बराबर हो गया 1.33। ये हो गया गामा का मान त्रिपरमाणुक गैस के लिए। तो इस तरह से हमने आज जो है Cp-Cv का अंतर के लिए फार्मूला या कहें मेयर का फार्मूला निकाला, जो कि इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। और मेयर का फार्मूला प्रयोग करते समय ये ध्यान रखना है कि CpCv और R के मात्रक समान हो, या तो भाई जूल में हो सभी या फिर कैलोरी में हो। वो परिवर्तन भी हमने समझा दिया है। दूसरा हमने जो डिस्कस किया है मुख्य रूप से किसी आदर्श गैस की विशिष्ट ऊष्माओं में अनुपात ज्ञात करना। बस हमने इस सूत्र का प्रयोग करके आंतरिक ऊर्जा किसी गैस की कुल आंतरिक ऊर्जा का मान 1/2 म्यू F RT होता है। पहले हमने Cv निकाला और फिर उसकी सहायता से Cp निकाल करके CpCv का अनुपात ज्ञात किया, जनरल फार्मूला निकाला और फिर जो है अलग अलग, हालांकि हम उसी फार्मूले का प्रयोग कर सकते थे जो ये जनरल फार्मूला आया था CpCv का, हमने अलग अलग डिटेल में एक परमाणु गैस, द्विपरमाणु गैस और त्रिपरमाणु गैस के लिए CpCv का अनुपात ज्ञात किया। एक परमाणु गैस के लिए CpCv का अनुपात जो आया वो 1.67 आया। द्विपरमाणु गैस के लिए Cp/Cv का मान जो आया 1.4 आया और त्रिपरमाणु गैस के लिए CpCv का अनुपात जो है 1.33 आया। तो उम्मीद है कि ये बात बहुत ठीक अच्छी तरह से समझ में आई होगी। थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे तो पूरी तरह से परफेक्टली तैयार हो जाएगा परीक्षा के लिए। अब हम अंतिम वीडियो में जो है 1-2 न्यूमेरिकल और बचा हुआ भाग इस चैप्टर का कवर कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।